करते हैं स्टार्ट। कल क्या क्या पढ़ा था हमने? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमने 3 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी थी कल। क्या क्या पढ़ी थी? ज़ोर से बोलो थोड़ा। नीति आयोग पढ़ा था सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? NHRC, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे HSRC। दोनों सेम एक्ट से बने हुए हैं। फिर से बोल दूं, क्या फंक्शन हो सकते? देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की जब बात आती है तो ये तो पक्की बात है कि इसको हमने इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, फिर भले ही गवर्नमेंट से हो रहा हो, किसी प्राइवेट कंपनी से हो रहा हो, या गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा हो, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा वहाँ पे कंप्लेंट आएगी, ठीक है। अब कंप्लेंट, ये खुद भी ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेंट के बेसिस पे ये एक्शन लेगा, ये खुद भी कोई भी केस उठा सकता है और बोल सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ गलत हो रहा है तो मैं इनका केस खुद लड़ूंगा, ठीक है। तो अब NHRC क्या करेगा? आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा उस केस में कि भाई केस जो बना है वो सही है या नहीं। पहले तो ये देखेगा क्या वायलेशन एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स का हुआ है या नहीं हुआ है, और जब पता चल जाएगा उसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि आपने ये चीज़ गलत की है और आपको क्या करना चाहिए। इनको या तो कंपनसेशन देना चाहिए या इंटरिम रिलीफ देना चाहिए, या फिर इनको आपको कोई और कंसर्न, मान लीजिए उसकी जॉब छीनी है तो उनको वापस जॉब दे दीजिए। तो फर्दर जो एक्शन है उसको वो रेकमेंड करता है। अब रेकमेंडेटरी है इसलिए बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है कि इस पर एक्शन ले या नहीं ले, लेकिन यूजुअली लेना पड़ता है क्योंकि विदिन 1 ईयर, विदिन 1 मंथ आपको क्या बताना पड़ेगा? वापस उनको बताना पड़ेगा। उनका कोई नोटिस आया तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ आपने ये रिकमेंडेशन दी थी तो हमने इस पर एक्शन ये ले लिया। और आर्म्ड फोर्सेस के केस में वो 3 मंथ्स होता है। और आपको पार्लियामेंट में जब आप प्रेस उसको दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देते? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देते। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आप इसकी रिपोर्ट दोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहाँ पुट करेगी? लेजिस्लेचर के सामने, तो वहाँ पे एक मेमोरेंडम भी होना पड़ेगा। तो ये दोनों अकाउंटेबिलिटी हो गई गवर्नमेंट की कि NHRC की रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लिया गया, तो एक अकाउंटेबिलिटी हो गई गवर्नमेंट की कि लिया भी एक्शन या नहीं लिया गया, ठीक है। फिर आइए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं HSRC। नीति आयोग के बारे में कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ा था। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे, ठीक है, आ जाएगा आपको लिखना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन भी कराए थे नीति आयोग में। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट से ही बना हुआ है 1993 का। ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें है कि एक आपका चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। एक चेयरपर्सन है और आपका 2 मेंबर्स है। वहाँ पे चेयरपर्सन क्या होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, चेयर इसकी बात कर रही हूँ, सर्विंग यहाँ नहीं होगा, चेयरपर्सन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे उस टाइम पे क्या था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने किससे ऐड किया था? ये वाला फ्रेज हमने 2019 के अमेंडमेंट से ऐड किया था। यहाँ पे चेयरपर्सन क्या होगा आपका? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इसके साथ साथ 2 मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। एक तो NHRC में सबसे पहले मेंबर्स कितने थे वो बताओ मुझे। 5 मेंबर्स थे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, ठीक है ना। 5 मेंबर्स थे। यहाँ पे आपके कौन से मेंबर्स हैं? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हमने रखे हैं वो 2 ही रखे। वहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो गया हाई कोर्ट का, या फिर रिटायर्ड जज हो गया हाई कोर्ट का। यही सेम चीज़ है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थी वो चीज़ यहाँ पे हाई कोर्ट हो गई, क्योंकि ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, इसको भी हमने 2019 के अमेंडमेंट से ऐड किया है। पहले सिर्फ क्या होता था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? अब आए आपके ये 2 मेंबर्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें हमने एक और बंदा रख दिया, वो रख दिया हमने डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका क्या कि सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके साथ साथ हमने बोला डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। और इसके बाद ये वाला बंदा तो वही होगा जो वहाँ पे 3 थे, वो यहाँ पे एक ही है ह्यूमन राइट्स के केस में, जिसके पास एक्सपीरियंस हो या नॉलेज हो। यहाँ पे वो एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर हुआ?
तो वहाँ पे चेयरमैन था आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे चेयरपर्सन है रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे 2 मेंबर्स और थे, उसके अलावा 3 ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स थे, यहाँ पे एक ही ह्यूमन राइट का मेंबर है और एक आपका एक्स्ट्रा मेंबर है। अब वहाँ पे जो मेंबर होता था वो क्या होता था, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, नीचे नीचे चले थे जब हम। इसमें हिरार्की में आया आपका रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पे रिटायर्ड और सर्विंग हो सकता है विद एक्सपीरियंस ऑफ 7 years मिनिमम। उसके बाद आइए ये वाला, ये आपका ह्यूमन राइट की डोमेन में जिसके पास नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पे रहेगा। क्लियर, ये हो गई आपकी कॉम्पोजिशन। सेम एक्ट से गवर्न किए जाता है NHRC और HSRC। ठीक है, इसके साथ साथ आपके ह्यूमन राइट्स के कोड्स भी बनेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और, जब ये एक्ट है ना उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन इससे डील कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 21, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि किस सेक्शन में, एक्ट के किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि SHRC होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सेक्शन 21, ये लिख लो, ये बुक में नहीं मिलेगा। अब SHRC क्या करेगा, वो केसेस जो NHRC ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है उसमें तो वो दखल अंदाजी नहीं देगा क्योंकि वो केस ऑलरेडी किसके अंडर में आ रहा है, NHRC के अंडर में। HSRC उन केसेस को देखेगा, उन सब्जेक्ट्स को देखेगा जो स्टेट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में जिन पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। जो यूनियन लिस्ट है वो तो किसके पास गई, NHRC के पास गई। अब स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है वो किसके अंडर आएगा, आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर आएगा। ठीक है, और ऐसे केसेस जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है उस केस में ये बीच में नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जब देख रहा है वो केस तो ये बीच में अपना नहीं लाएगा कि हाँ ये तो स्टेट लिस्ट में है ये तो मैं करूँगा, नहीं। अगर NHRC वो केस देख रहा है तो बीच में SHRC नहीं आएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये जो है ना ये भी 2019 के अमेंडमेंट से आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को फंक्शंस दे सकता है यूनियन टेरिटरीज़ के भी। क्लियर, मान लीजिए कोई स्टेट है उसके साथ कोई छोटी सी यूनियन टेरिटरी लगी हुई है तो वो बोल सकता है कि जो इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना वो इसको भी देख ले। ठीक है, कौन कर सकता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। और जो दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी एक्सेप्शन है दिल्ली का, वो NHRC ही देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि दिल्ली का उसका NHRC का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है तो उनके लिए आसान होगा। तो बोला गया कि जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है आपकी वो HSRC में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, NHRC में ही आएगी। ये भी 2019 के अमेंडमेंट से आया हुआ है। क्लियर, ये चीज़ें समझ आई, बेसिक चीज़ें मैं अभी रीड भी करूँगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि NHRC और HSRC सेम एक्ट से गवर्न होते हैं। उसी एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो डील करता है आपका SHRC से। उसके बाद कॉम्पोजिशन में हमने देखा रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का या फिर रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का। उसके साथ साथ रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है और या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 7 years और एक HR का बंदा होगा आपका जो ह्यूमन राइट्स में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है तो कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। अब वो याद आ रहा है आपको कि जो आपकी मेंबर कमेटी थी, जैसे इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, उसकी कौन करता था, प्रेसिडेंट करता था, इसकी गवर्नर करेगा। और वो था कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ कोई सिलेक्शन कमेटी 6 मेंबर की, कौन कौन होता था उसमें, प्राइम मिनिस्टर होता था, लोकसभा स्पीकर का, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आपका एक यूनियन होम मिनिस्टर। यहाँ पे भी एक सिलेक्शन कमेटी होगी। मान लीजिए एक ही हाउस है आपके स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है आपके स्टेट में, तो उस केस में यहाँ पे कौन होगा, CM, यहाँ पे कौन होगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, यहाँ पे होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली का और यहाँ पे होगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर स्टेट का। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, जहाँ पे यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है मतलब दूसरा हाउस भी होगा वहाँ पे, तो वही सेम चीज़ होगी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और साथ साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सिलेक्शन कमेटी। क्लियर, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपका गवर्नर करेगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। और जब भी सिटिंग की बात हो रही है, जब भी हम इसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं
ठीक है, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, तो आपको किसका वो लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे उसमें भी करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के ही डालते थे हम सिटिंग वाले को, इसमें भी हम सिटिंग वाले को किससे पूछ के डालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। क्लियर? अब एक और बात, दो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर दे शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ये किस केस में था? हाँ, स्टेट पीएससी के केस में था ये, है ना, पढ़ा था हमने। क्यों? उसमें याद कैसे रखवाया था मैंने कि 315 से 323 सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स थे, इसलिए रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। इसमें भी सेम एक्ट है, दोनों एक ही एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, इसलिए रिमूवल कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करेगा। तो भले ही इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नर है, ठीक है, लेकिन रिमूवल किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? पढ़ते हैं इसको। The Protection of Human Rights Act of 1993 provides for the creation of not only the National Human Rights Commission but also a State Human Rights Commission at the state level. Accordingly, 26 states have constituted the State Human Rights Commission through official gazette notification. A State Human Rights Commission can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the state list and the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution. However, if any such case is already being inquired into by the National Human Rights Commission or any other statutory commission, then the State Human Rights Commission does not inquire into that case. Clear? ठीक है? The central government may confer upon the State Human Rights Commission the functions relating to human rights being discharged by the union territories except the Union Territory of Delhi. The functions relating to human rights in case of Union Territory of Delhi are to be dealt by the National Human Rights Commission. ठीक है? क्यों? याद रखो ऐसे कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, तो NHRC ही देखेगा उसको। ठीक है? क्लियर? अब आइए, the State Human Rights Commission is a multi-member body consisting of a chairperson and 2 members. The chairperson should be a retired chief justice or a judge of high court. ठीक है? रिटायर्ड जज होगा या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? रिटायर्ड एक ही बार लिखा है उन्होंने बोला चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है? अब इसमें पहले मेरे को भी बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि भाई सिर्फ जज लिखा है तो रिटायर्ड होगा या सर्विंग हो सकता है। फिर जब आप पूरी एक्ट पढ़ोगे ना इसकी, जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का एक्ट पेज खोलोगे और अमेंडमेंट देखोगे 2019 का, तो उसमें पहले जो था, पहले सिर्फ क्या था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बस इन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस के बाद 2 और शब्द जोड़ दिए और जज। मीनिंग इसका वही है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा और रिटायर्ड जज होगा। क्लियर? ठीक है? और फिर एंड मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद अ मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस with respect to human rights. The chairperson and members are appointed by the governor on the recommendation of the committee consisting of CM as its head, the Speaker of Legislative Assembly, the State Home Minister and the Leader of Opposition in the Legislative Assembly. In the case of a state having Legislative Council, the Chairman of the Council and the Leader of Opposition in the Council would be also be the members of the committee. Deputy Chairman नहीं होगा यहाँ पे Chairman होगा। आया समझ में? राज्यसभा के केस में क्या होता था, क्योंकि चेयरमैन कौन है राज्यसभा का, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तो चेयरमैन ही होगा ना, यहाँ पे तो वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक, कंफ्यूज मत होना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या क्या था, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। ठीक है? इसमें भी वही चीज़ें रहेंगी, बस फ़र्क क्या होगा, वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन था, चेयरमैन हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए हमने बोला कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूटिव तो इसको एग्जीक्यूटिव रखने का फ़ायदा नहीं है, तो हमने बोला लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए, इसलिए हमने बोला डिप्टी चेयरमैन को रख देते हैं। यहाँ पे स्टेट में ऐसा कोई भी गवर्नर का वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है, तो आपका जो चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसी को रखेंगे। क्लियर? डाउट है कोई? समझ आया क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? ठीक है, चलिए। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। ये सेम है NHRC SHRC में, पहले ये 5 years था, 2019 के बाद इसको 3 years कर दिया।
दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये कल भी हमने पढ़ा था NHRC में कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म कितनी भी टर्म को सर्व कर सकते हैं ये, लेकिन इसके अलावा कहीं और फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल्दो द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। क्लियर? अब इसमें भी वही है, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं, सेम है जैसे NHRC का चेयरपर्सन और मेंबर्स निकलते थे। वो कैसे निकलते थे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, और उसके साथ साथ ये 4 पॉइंट्स तो थे ही थे आपके कि इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड हुआ, इंसॉल्वेंट हो गए, या आप पेड एम्प्लॉयमेंट है बाहर कहीं, या किसी कोर्ट ने आपको बोल दिया कि आप अनसाउंड माइंड के हो, या आप कन्विक्ट किए गए हो। इसके अलावा भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी होगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस रेफर होने के लिए, इंक्वायरी के लिए, और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद बोल दिया कि ये बंदा गिल्टी है तो आपको ये इसको निकालना पड़ेगा। सैलरीज अलाउंसेस कौन, कंडीशंस ऑफ सर्विस, वहाँ पे भी कौन डिसाइड करता था NHRC में? यहाँ पे कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, रिपोर्ट भी किसको दोगे आप? स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, बिल्कुल। अब जो फंक्शंस है कमीशन के वो देख लेते हैं एक बार, सेम टू सेम वो जो स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे कर रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ आपका HSRC स्टेट लेवल पे कर रहा है। इंक्वायरी करना, ठीक है, इंक्वायरी करना केस में आप खुद भी कर सकते हो आप, या आप कंप्लेंट के बेसिस पे कर सकते हो। मान लीजिए किसी NGO ने कंप्लेंट कर दी तो आप केस को इंक्वायर कर सकते हो, और अगर मान लीजिए बिना कंप्लेंट के आपका खुद मन किया कि ये वाला केस उठा लिया जाए तो आप सुओ मोटो भी कर सकते हो। सेकंड, आपको जहाँ भी लग रहा है कि किसी कोर्ट में ह्यूमन राइट वायलेशन का केस चल रहा है, एलिगेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरवीन कर सकते हो जाके। ठीक है। तीसरा, जेल से या डिटेंशन प्लेस में जाके कंडीशंस देख सकते हो प्रिजनर्स की, अंडर ट्रायल्स की, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है उनका, और अगर हो रहा है तो फिर आप जेल अथॉरिटीज़ को सजेस्ट करोगे कि ऐसा मत कीजिए, या उनको कंपनसेशन दीजिए, या हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखोगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है। उसके बाद चौथा, जो भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, उसको आपको पहले क्या करना, रिव्यू करना, और उसको और रिकमेंडेशन देना कि और अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा आया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर हुई है तो उसको रिव्यू करना, ताकि वो क्या ना करे, किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करे, क्योंकि जो टेररिज्म की एक्ट्स होती है दैट इज़ अ ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बोला जाता है कि उसको क्या करना है, आपको फैक्टर्स को रिव्यू करना इंटरनल सिक्योरिटी के, ताकि टेररिज्म ना हो, ताकि लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो। उसके बाद रिसर्च को प्रमोट करना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, लिटरेसी फैलाना, ह्यूमन राइट्स लिटरेसी की भाई कैसे ये होता क्या है और लोगों को कैसे समझ में आएगा कि इनका वायलेशन हो रहा है, स्पेशली गरीब लोगों को या इलिटरेट लोगों को जिनको नहीं पता ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होता है। उसके बाद NGOs को और इनकरेज करना जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। और लास्ट आता है आपका ऐसे फंक्शंस जो उसको खुद लगता है, HSRC को खुद लग रहा है कि मुझे प्रमोशन या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। सेम वही के वही फंक्शंस हैं। इसका खुद का, इसके पास पावर है कि अपना प्रोसीजर जो है वो खुद रेगुलेट करता है। इसके पास खुद का आपका इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ या इंक्वायरी का स्टाफ है, और इसके पास सारे पावर्स सिविल कोर्ट के भी हैं। इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती है, मतलब जैसे कोर्ट में केस चलता है आपका, वैसी इसके सामने जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं। एक फ्लॉ इसका यही है कि 1 साल के अंदर अंदर चीज़ों को ही ये कर सकता है, एनालाइज या इंक्वायर इन्वेस्टिगेट। अगर 1 साल से पहले अगर मान लीजिए कोई एलिगेशन हुई है, कोई वायलेशन हुआ है, तो उसको वो नहीं देखेगा, मतलब रीसेंट अकरेंस वाले वायलेशंस को ही देखता है। ठीक है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकता है ये कि भाई या तो पेमेंट दे दो कंपनसेशन का, या डैमेज पे कर दो विक्टिम का, ठीक है, या फिर आप क्या करो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो पब्लिक सर्वेंट है वो अगर जान के भी आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, या उसको दिख रहा है आपके साथ गलत हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है वो, तो उसके प्रोसिक्यूशन की भी रिकमेंडेशन दे सकता है HSRC कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप इसके अगेंस्ट केस लड़िए। तीसरा, ये रेकमेंड कर सकता है कि इमीडिएट आप इंटरिम रिलीफ दे दो। मान लीजिए वो प्रिजन में चला गया है गलती से, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि इमीडिएट रिलीफ दे दो उसको, अभी के लिए जो है रिलीफ दे दो, उसका केस फिर हम बाद में एग्जामिन करेंगे। फिर आया आपका चौथा कि भाई ये अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को और स्टेट हाई कोर्ट को, अगर उसे पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई रिट इशू करवाना है, तो ये किसको अप्रोच कर सकता है, जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। ठीक है। रिकमेंडेटरी इन नेचर है,
बोल सकता है सिर्फ गवर्नमेंट को, इसके पास कोई पावर नहीं है कि हाँ इसकी बात माननी ही माननी पड़े गवर्नमेंट को। और ये अपनी रिपोर्ट क्या देता है, हाँ लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस पे एक्शन लिया गया है नहीं, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। इसके बाद ये भी था कि अपनी एनुअल रिपोर्ट और या जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल तो होती है, उसके साथ साथ बीच में भी कोई रिपोर्ट्स आती हैं जिनको स्पेशल रिपोर्ट्स बोला जाता है, किसको सबमिट करेगा ये, स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट वो लेजिस्लेचर के सामने रखेगी अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम फॉर द रीजंस जहाँ पे आपने इसकी रिकमेंडेशंस नहीं मानी, ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ सेक्शन 30 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, सेक्शन 30 डील करता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट से। तो 3 चीज़ें बनाई हुई हैं इस एक्ट ने, NHRC भी बनाया है, HSRC भी बनाया है, और इसके साथ साथ आपने ह्यूमन राइट्स के कोर्ट्स भी बनाए। कहाँ पे बनाए हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं, ठीक है। अब जैसे जुडिशरी है, साल साल 2-2 साल 5-5 साल तक केस चलता रहता है, आपको इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, डिले होता रहता है। अगर सेम चीज़ यहाँ पे भी होती तो फ़ायदा क्या है ह्यूमन राइट के वायलेशन का, ठीक है। आप एक तरफ पे बोल रहे हो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है ना, उससे पहले वालों का मैं नहीं देखूंगा, और उसके बाद आप मान लो हमने 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट भी कर दी और आपके यहाँ के कोर्ट में जाके लटक गया केस, तो कोई फ़ायदा है उस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक तरफ पे बोला कि हम जस्टिस जल्दी देंगे और दूसरी तरफ आपने कोर्ट में अटका दिया उस केस को, ठीक है। इसीलिए हमने स्पेशली ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के केसेस को डील करने के लिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाए स्पीडी ट्रायल के लिए, कि जैसी आएगा वैसी फटाक से जल्दी से जस्टिस डिलीवर हो जाए। अदरवाइज अगर ये केस भी बाहर जाके अटक गया तो कोई फ़ायदा नहीं है ये एक्ट बनाने का भी, ठीक है। तो बोला गया द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट also provides for the establishment of human rights courts in every district for the speedy trial of violation of human rights। किसकी recommendation पे होगा ये, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको establish करेगा, लेकिन किससे पूछ के करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, ठीक है। जो हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी होगी आपकी, उससे पूछ के ये क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। यूजुअली ये पता है वहीं पे ही होते हैं, जो आपका हाई कोर्ट होता है ना, उसी के अंदर एक एरिया होता है जो डेडिकेटेड होता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के लिए, कि आपके यहाँ से केस निकल के बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। तो वो हर हाई कोर्ट में जिन जिन स्टेट को बनाना है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। इसके साथ साथ सेक्शन 31 डील करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, सेक्शन 31 उधर ही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 30 है ह्यूमन राइट्स कोड और सेक्शन 31 है आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी और वो एडवोकेट की तरह अपॉइंट करेगी कि भाई अब जो भी केसेस होंगे स्टेट की तरफ से वो कौन लड़ेगा, आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोड द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट्स एन एडवोकेट एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका भी 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका ह्यूमन राइट्स कोड्स। अब अमेंडमेंट में ने क्या क्या इसमें चेंजेस लाए हैं वो एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या क्या 2019 के बाद चेंजेस आए हुए हैं। पहला चेंज आया है, इट प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन अ जज of Supreme Court is also made eligible to be appointed as chairperson of National Human Rights Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of India। किसकी बात कर रहे हैं हम, NHRC के केस में चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ क्या था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, अब इसके साथ साथ हमने रिटायर्ड जज भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर। उसके बाद it increased the number of members of the National Human Rights Commission who are to be appointed from amongst person having special knowledge or practical experience with respect to human rights from 2 to 3 out of which at least 1 has to be a woman। पहले वो 2 होते थे, पहले सिर्फ 5 मेंबर बॉडी होती थी जिसमें से एक चेयरपर्सन होता था और 4 मेंबर्स होते थे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स कर दिए। उन 5 में से 3 को रख दिया हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स के डोमेन में नॉलेज के लिए। तो पहले वो 2 होते थे जो जिसको अब हमने 3 कर दिया और हमने बोला इन 3 में से एक तो कम से कम विमेन होना ही चाहिए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरा, इट मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर BCs एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहले सिर्फ SC ST था, अब हमने BC के भी चेयरपर्सन को ऐड कर दिया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। इसके साथ साथ हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी के चीफ कमिश्नर को भी ऐड कर दिया और हमने किसको ऐड कर दिया, चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के चेयरपर्सन को, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये एडिशन है, ये पहले नहीं था। मतलब पहले सिर्फ क्या था, पहले सिर्फ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, ठीक है।
कौन कौन से थे? NC/SC, NC/ST, आपकी विमेन और माइनॉरिटी, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या ऐड कर दिया? NC/BC ऐड कर दिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐड कर दिया और NT/PCR ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने 2019 से ऐड किया गया और जो शुरू के 4 थे वो पहले से ही थे, ठीक है। इसके बाद इट रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज वेल एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहले 5 साल थी, अब हमने टर्म रिड्यूस करके इसको 3 साल कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इट हैज़ ऑल्सो मेड देम एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, अब क्या कर दिया हमने? अब रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। It provided that a person who has been a judge of High Court is also made eligible to be appointed as chairperson of the State Human Rights Commission. ये भी सेम चीज़ बोल रहा है जो यहाँ पे बोली है मैंने, कि पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकता था चेयरपर्सन, अब यहाँ पे हमने रिटायर्ड जज को भी रख दिया गया है, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर उसके बाद इट प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज बाय द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्योंकि वो जो दिल्ली वाला है वो NHRC करेगा। ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको अभी समझाया कि किसी भी स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरी है अगर कोई, तो इसके HSRC को इसका फंक्शन भी दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? और ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के सारे केसेस तो NHRC ही करेगा। It provided that the Secretary General of the NHRC shall exercise all administrative and financial powers except judicial functions and the power to make regulations subject to control of chairperson। जो Secretary General होगा NHRC का, सिमिलरली जो Secretary General होगा इसका State Human Rights Commission का, जितने भी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं और फाइनेंशियल फंक्शंस हैं वो आपका सेक्रेटरी जनरल ही देखेगा। सेक्रेटरी जनरल बेसिकली IAS ऑफिसर ही होगा एक, जो अंदर पूरा ऑफिस कैसे चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जुडिशियल पावर्स हमने उसको नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ चेयरपर्सन मतलब अप्रूवल किसका चाहिए होगा हर चीज़ के लिए? चेयरपर्सन का। तो डे टू डे एक्टिविटी आप देख रहे हो, लेकिन अप्रूवल कौन कर देगा हर चीज़ का? चेयरपर्सन। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन। 2019 के अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंज लाया है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है आपका याद रखना कि ये जो अपनी रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, ना कि लेजिस्लेचर को देते हैं। ये बहुत याद रखना, ना कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं देते, गवर्नमेंट को देते हैं। चौथी पॉइंट याद रखने वाली कि जितने भी पावर्स, ड्यूटीज़ और कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट नहीं कर रही है, कोई एक्ट नहीं बनाई है, एक और एक्ट, ठीक है। कौन कर रहा है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इसके साथ साथ कौन से सेक्शन में कोर्ट्स हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और HSRC है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं इन 2 चैप्टर्स में। क्लियर? ठीक है। फंक्शंस अब आ गए समझ में आपको? रोल और फंक्शंस जो आप पूछ रहे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे। ठंड लग रही है? कोई ना, मैं बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। चलो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पता है सबको? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। क्या होता है, क्यों बनाई गई थी? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, लेकिन बनाई क्यों गई थी? क्या होता है इससे? क्या कर सकते हो इस एक्ट के अंदर आप? हाँ, केयर फंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब आप सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सरकार से मांग सकते हो। एज अ सिटीज़न आपको राइट दिया गया है कि आप किसी भी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री से क्या मांग सकते हो? इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप UPSC में जब आपको मार्कशीट्स नहीं दिखाई जाती हैं तो कुछ लोग उसकी भी RTI फाइल करते हैं कि मेरे कितने नंबर आए थे, मुझे मार्कशीट दिखाई जाए, ठीक है।
अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आरटीआई एक्ट जब आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब आई, तब उसमें ये नहीं बनाया हमने, इस एक्ट से ये नहीं बोला कि एक काम करे थे नई पूरी वर्कफोर्स बनाते हैं, नया ऑफिस बनाते हैं, नहीं। हमने बोला कि ऑलरेडी जो ऑफिस एग्जिस्टिंग हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, उसमें से एक बंदे को उठा के आपको क्या करना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस कोचिंग में आपको बोलें कि मैम जो हैं वो आप हमारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, आप जो भी उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआईओ की हो गई कि जो भी सिटीजन भले ही राइटिंग में या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन 15 डेज आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी, आप डिनाई नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। तो इस एक्ट ने ये नहीं किया कि सेपरेट इसके लिए ऑफिस बनाया है, इसने क्या किया है, उन्हीं ऑफिसेज में एक एक ऑफिसर को क्या डेजिग्नेट कर दिया, पीआईओ डेजिग्नेट कर दिया। अभी इस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितनी भी एप्लीकेशन उसके डिपार्टमेंट में आ रही है उसको जिनका जवाब देना है वो दे टाइम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन जो दी गई है क्या वो सही है, राइट इंफॉर्मेशन देना, ये नहीं कि सिर्फ पूछा गया तो कुछ भी लिख के दे दिया आपने। फिर उसके बाद फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं आ रही कि जेन्युइन रिक्वेस्ट आ रही है इन्फॉर्मेशन की, सिर्फ लोग फालतू ही नहीं सबमिट कर रहे टाइम वेस्ट करने के लिए डिपार्टमेंट का, क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं कि उस पर जवाब देने में भी टाइम वेस्ट होता है ना, सरकार का रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं ना। तो बोला जाता है कि जेन्युइन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन है वो नहीं आनी चाहिए, जेन्युइन एप्लीकेशंस आनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है, मान लीजिए आपने टाइम पे नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, आपको 15 दिन का टाइम था और आप 2 महीने तक रिप्लाई नहीं किया आपने उसके लेटर का, ठीक है, तो वो एक इशू आता है। फिर मान लीजिए आपने टाइम पे भी दे दी लेकिन आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने 15 दिन का टाइम था, हमने 7 दिन में दे दी, अब वो थोड़ी चेक कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, इस डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से। आप अपनी केस के बारे में तो पूछ ही सकते हो कि हाँ मैंने सर ये फाइल सबमिट की थी, वो कहाँ है, उसका स्टेटस क्या है, वो तो आप पूछ ही सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, उनकी वर्किंग पे क्वेश्चन कर सकते हो, उनके फंड्स यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारा टैक्स पेयर मनी था कहाँ गया वो, या हमारे को आपने बोला था कि पिछले साल ये स्कीम इम्प्लीमेंट मतलब अनाउंस हुई थी तो इस साल तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी लेकिन लॉन्च नहीं हुई। कोई भी सवाल पूछ सकते हो आप। सिंपल एक एप्लीकेशन डालनी है आपको, या तो वहीं जाके दिया हो या पोस्ट कर दो या ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपने, अब ये रीज़न आया आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं, है ना, कि अब सिटीजन्स क्या एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो गए डेवलपमेंट का, वो पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, ठीक है ना। इसी को गुड गवर्नेंस बोला जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोला जाता है कि कोई भी पूछ सकता है, यही सारी चीज़ें। तो अब बात आती है कि आरटीआई एक्ट तो बन गया, अब इसकी जो कंप्लेंट है वो कौन एनालाइज करेगा। मान लीजिए मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी, ऑफिसर ने मुझे टाइम पे नहीं दी, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, तो अब मैं जाऊँगी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, मैं उस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी वहाँ जाके कि भाई मैंने दिया था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट के तहत मेरा जो राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, तो अब आप बताइए क्या करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा केस को। क्लियर। तो ये हो गया आपका चीफ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। और वही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी बने हुए हैं हर एक स्टेट में भी। क्लियर। तो इसका मैंडेट समझ में आया कि करता क्या है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, क्या करता है। बताओ। ये बताया क्या मैंने अभी, हाँ ये बोला मैंने अभी 2 मिनट पहले। मैं पूछ रही हूँ कि क्यों बनाया गया है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, क्यों बनाया है, मैंने अभी यही पूछा और यही बताया अभी 2 मिनट पहले। बताओ, आप बताओ। तो तुम लोग सर क्यों हिलाते हो फिर, अगर समझ नहीं आता तो। तुम लोग को तो आ रहा हो ना, आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा, आ रहा है आपको, आ रहा है अनिकेत, आपको भी आ रहा था, आप सर तो ऐसे हिला रहे थे अभी।
तो फिर कैसे चलेगा? करो करो करो, नहीं अभी बताओ, अभी मैंने 2 सेकंड पहले कंप्लीट किया, बताओ बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ तो समझ में आया होगा इससे जो समझाया मैंने अभी। आप बताओ। बिल्कुल। अगर हमें जो उन्होंने पीरियड दिया है कि 15 डेज या 1 मंथ की आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर वो नहीं मिलती है तब हम सेंट्रल कमीशन के पास जाके बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हुआ है और हमें वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली या गलत मिली या टाइम से नहीं मिली या वो ऑफिसर जो था वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, बदतमीजी की उसने, कुछ भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। अब आए समझ में? तो जब समझ आ जाता है तो समझा क्यों नहीं पाते हो? ठीक है, कोशिश करो बोलने की। चलो, हाँ, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंदर बनाई गई है, ये आरटीआई एक्ट के अंदर बनाई गई है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसलिए इसको बोला जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ये, इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट है और किसकी सिलेक्शन किसके बेसिस पे रिकमेंडेशन पे करेगा ये? एक तो हो गया आपका पीएम, एक हो गया आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कहाँ पे? लोकसभा में, और एक हो गया ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम नॉमिनेट करेगा, ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम नॉमिनेट करेगा। तो सबसे पहले कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी। अब 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? बिल्कुल, पीएम है आपका, उसके साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है जो पीएम नॉमिनेट करेगा। वो होम मिनिस्टर भी हो सकता है आपका, वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है वो। क्लियर? अब इसमें बोला गया है, स्ट्रेंथ में बोला गया है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका CIC विच इज़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके साथ साथ लेस देन 10 आपके क्या होंगे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। क्लियर? ठीक है, लेस देन 10 या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कौन कौन कमिटी में होगा आपका? पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का, या फिर उसके बाद कौन होगा? कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम ही नॉमिनेट करेगा। उनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जो मेंबर आपने अपॉइंट किए गए हैं, जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो क्या नहीं होने चाहिए? किसी भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता या मेंबर ऑफ legislature of any state or union territory. They should not hold any office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. Neutrality को maintain करने के लिए हम क्या करेंगे? Politically neutral बंदे को appoint करेंगे, ठीक है। क्लियर? इसको मैं अब रीड पूरा कर रही हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज established by the central government in 2005. It was constituted through an official gazette notification under the provisions of the Right to Information Act. Hence, it is not a constitutional body. The Central Information Commission is a high-powered independent body which inter alia looks into the complaints made to it and decide the appeals. It entertains complaints and appeals pertaining to offices, financial institutions, public sector undertakings, etc. under the central government and the union territories. जो state government वाला है वो कौन देखेगा? आपका State Information Commissioner, ठीक है। The commission consists of a chief information commissioner and not more than 10 information commissioners. The commission, when constituted, initially had 5 commissioners, including the chief information commissioner. At present, the commission has 6 information commissioners apart from the chief information commissioner. They are appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of the prime minister as chairperson, the leader of opposition in the Lok Sabha, and a union cabinet minister nominated by the prime minister. They should be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management. मतलब आपको क्या करना है बेसिकली? जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है,
ठीक है, किस केस में एक्सपीरियंस है, मतलब गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया तो उन्हें पता है कि डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के अगर वो पहले पार्ट होंगे तो उन्हें पता होगा। किसी नए बंदे को आप अपॉइंट करोगे तो उससे बेहतर होगा ऐसे बंदे को अपॉइंट कीजिए जिसने गवर्नमेंट के साथ पहले काम किया हो, जिसे पता हो कि डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, सोशल सर्विस में भी हो सकता है, मैनेजमेंट, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप लेजिस्लेचर के पार्ट हो अगर, और आपको इंडिपेंडेंट कोई मैंने ऑफिसर बना दिया है जो आपको क्या करेगा, जो आपकी कंप्लेंट्स को एनालाइज करे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। इसलिए बोला गया कि दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अब वो लेजिस्लेचर यूनियन लेजिस्लेचर भी हो सकता है विच इज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा ना आपका, तो ये तो पीएम ने, ये सिलेक्शन कमिटी है, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी है ये। देखो सुनो, मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीज 3 पीपल। इनकी थोड़ी अपॉइंटमेंट हो रही है, अपॉइंटमेंट तो उनकी हो रही है ना, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10, तो उनको बोला गया कि वो नहीं होने चाहिए, तभी तो वो केस को डिसाइड कर पाएंगे ना मेरिट के बेसिस पे, तभी वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकली न्यूट्रल बंदे को हम अपॉइंट करेंगे ताकि वो केसेस को एनालाइज कर पाए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट बीजेपी की है और आप बीजेपी की किसी बंदे को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हो, तो वो तो केस वैसे ही करेगा ना कि मान लीजिए डिपार्टमेंट में नहीं दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो उसके अगेंस्ट केस नहीं बनाएगा कि ठीक है कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ क्या है, पॉलिटिकली न्यूट्रल हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अफिलिएशन ना हो उस बंदे की, ठीक है, फेवर ना दे। अब टेन्योर और सर्विस कंडीशंस देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया? कितनी मेंबर हो सकते हैं इसमें? कितने मेंबर्स हो सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा? हैं? एक एक लाइन रीड करने के बाद भी तुम लोग मैक्सिमम 10 हो, ये बताया ना मैंने, अभी ये लिखा हुआ है। नींद आ रही है क्या आज तुम लोगों को? हाँ, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। एक तो हो गया आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके साथ साथ मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। किसकी रिकमेंडेशन पे कर रहा है? इन 3 बंदों की रिकमेंडेशन पे कर रहा है। ठीक, ये 3 बता दूं? नहीं, ये मेंबर नहीं है ना, ये तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। ये जिन नामों को सजेस्ट करेंगे ना, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। क्लियर? और उसके बाद आपके मेंबर्स कितने हो गए? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हो ही गया, उसके साथ साथ कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं इसमें कि जो टर्म है वो कौन डिसाइड करता है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। अच्छा, अब पीछे जरा थर्ड पॉइंट देख लें खोल के नोट्स एंड रेफरेंसेज में। मान लीजिए इसका एक बंदा, इसमें से कोई एक बंदा, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई एक मैंने उठा के क्या बना दिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया, ठीक है, मान लो। तो इन दोनों का टर्म, मतलब उस सिंगल बंदे का टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए वो 2 साल से इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, ठीक है, और फिर मैंने उसको प्रमोशन करके क्या दे दिया, CIC बना दिया, तो वो बाकी के सिर्फ 3 साल तक ही CIC हो सकता है। मतलब कंबाइंड जो उसका टर्म होगा वो कितना होगा, 5 साल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। और ये किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। अब पता क्या चेंज लाए थे? अभी जो अमेंडमेंट हुआ था, बड़ी लड़ाई हुई थी, पिछले साल ये अमेंडमेंट आया था, RTI का अमेंडमेंट। उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की भी टेन्योर को डिसाइड करेगा, उसकी टर्म को भी डिसाइड करेगा। इसकी तो कर ही रहा है, सेंट्रल की तो कर ही रहा है, वो स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की भी क्या करेगा, टर्म डिसाइड करेगा। तो वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी आई थी कि भाई आपने बनाया ही क्यों है स्टेट लेवल पे, जब आप सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है तो आपने स्टेट लेवल पे बनाया ही क्यों। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, कि क्या क्या अमेंडमेंट आया और किस पे बहस हो रही थी RTI अमेंडमेंट में।
ठीक है, ये 2019 की बात है आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ, 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बड़ी बहस हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना क्यों वो कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में दखलंदाजी कर रहा है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये करो कि जितना भी इनका टर्म है उसने किसने डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। वो मैक्सिमम 5 साल होनी चाहिए और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 5 ईयर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या मतलब है रीअपॉइंटमेंट का, कि भाई इसके बाद एक बार अगर आपने अपॉइंट कर दिया, एक टर्म उसने निकाल ली, तो इससे ज़्यादा टर्म वो नहीं निकाल सकता। क्लियर? अच्छा, इसका 5th पॉइंट भी देख लेते हैं, नोट्स एंड रेफरेंस में आओ एक बार फिर से। द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द रेट ऑफ 250 पर डे अपॉन अ मैक्सिमम ऑफ 25,000। इट कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एरेंट ऑफिशियल। मान लीजिए कोई ऑफिशियल है आपका, ठीक है, और उसने टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस केस में उस पर पेनल्टी लगती है। किस पे? पीआईओ पे पेनल्टी लगती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 25,000 रुपये, स्टार्टिंग विद 250 पर डे। तो ये अकाउंटेबिलिटी हमने इंश्योर करने के लिए बोला कि पीआईओ भी नकली ना हो या रिस्पॉन्सिव हो लोगों की नीड्स के लिए, इसलिए हमने बोला कि इस पर भी पेनल्टी लगा देते हैं अगर ये टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो, या इसका डिपार्टमेंट टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो। अब इसका रिमूवल जो है वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन थी? हाँ, अपॉइंट किसने क्या बोला अभी बीच में? क्या बोला? क्या बोला? कितना रॉन्ग है मैं वही देख रही हूँ। प्रेसिडेंट, अभी ये लिखा भी है उधर बोर्ड पे, है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। रिमूव भी कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करेगा। सेम वही ग्राउंड्स हैं जो अभी हमने एनएचआरसी में पढ़ा। इंसॉल्वेंट है, अगर कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस में, या मान लीजिए पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट आपने ले लिया है जिससे आपका ऑफिशियल जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ, जैसे कि आप इस केस को एनालाइज कर रहे हो और आपको पता है कि आप इस पार्टी को जिताओगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएं तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है वो आपको रिमूव कर सकता है। और दो इसके अलावा 2 ग्राउंड्स और मेंशन है, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। इस केस में मैटर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो प्रेसिडेंट फिर निकाल सकता है। ये भी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सॉरी, रिपोर्ट नहीं, सैलरी अलाउंसेस इसकी कौन डिसाइड कर रहा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और उसको भी वेरी नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज। क्लियर? तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में? एक एक पॉइंट बताओ सारे, क्या क्या तुमको याद आ रहा है अभी इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है? करो स्टार्ट, आप करो। बिल्कुल, ये मेंबर है। कहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन है? बिल्कुल, और उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको पीएम नॉमिनेट करेगा। तो ये आपने मुझे बता दिया अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर। आप बताइए। ये अभी सेम बोला उन्होंने। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, दे पढ़ के थोड़ी बोलना है, बोलो। अभी पढ़ाया ना मैंने, बोलो। चलो आप बोलो, आप कर लो, आप बोलो, बोले आप हाँ। होल्ड मतलब तो लोग को अंग्रेजी में प्रॉब्लम है क्या? मुझे सच बताओ। हाँ, आपको है? अंग्रेजी में प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो नहीं है? बोलो फिर एक पॉइंट, इन दोनों को प्रिपेयर करने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी टर्म को प्रिस्क्राइब करेगी, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। और एक ही पॉइंट, एक और बताओ पॉइंट। रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। आप बताएं। बिल्कुल,
टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर के साथ जो 10 मेंबर्स होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते 10 हैं, होंगे। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। आपने अभी भी नहीं बोला एक भी पॉइंट। जो सब बोल रहे हैं उसके साथ नहीं बोलना, बोलो और जोर से बोलो, थोड़ा बोलना सीखो आप, बोलो। मन में नहीं बोलना है, बोलो बोलो, शाबाश, बोलो तो, स्टार्ट तो करो। हाँ। हम्म हम्म रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। रिमूवल कैसे, किसी ने सिर्फ इतना बोला, सबने यही बोला प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, कोई ग्राउंड्स हैं रिमूवल के? और रूड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी भी ग्राउंड है। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी भी हो सकता है। कन्विक्ट हो गए अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट की नज़रों में, तो उस केस में भी हटाया जा सकता है। अगर आपको कहीं और इंटरेस्ट आ गया कि आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई और इंटरेस्ट की वजह से केस आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो आपके दिमाग में विदाउट इम्पार्शियलिटी, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट निकाल सकता है। इसके अलावा हाँ, हाँ, जब बना था ना, जब आरटीआई एक्ट आई थी, जो फर्स्ट कमीशन बना होगा, उसमें 5 मेंबर्स थे। मैंने आपको बताया ना 10 से कम होने चाहिए, मतलब 10 या 10 से कम होने चाहिए, इससे मैक्सिमम जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टेटमेंट लिखा आ सकता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ बीन रिटन इन द एक्ट। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या एक्ट में? नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है ना कि 10 से ज़्यादा, मतलब लिमिट लिखी हुई है। क्या आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ लिखी हुई है? नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिखी हुई है, एक्चुअल स्ट्रेंथ एक्ट में नहीं लिखी गई है। तो ये सवाल थोड़े इस तरह से पढ़ने की कोशिश करना। क्लियर? बाइंडिंग है, बाइंडिंग, रिकमेंडेशन बाइंडिंग है, लिखा नहीं है इसमें लेकिन बाइंडिंग होगी। ये यूपीएससी वाले में पढ़ना आप, उसमें लिखा हुआ बाइंडिंग होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि किस केसेस में वायलेशन होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये भी याद आया आप लोगों को कि सैलरी अलायंसेस जो है, सर्विस कंडीशन है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। अब आइए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। It is the duty of the commission to receive and inquire into a complaint from any person। किसी भी पर्सन से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको कंप्लेंट मिली उसको इंक्वायर करना आपकी ड्यूटी है। क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं वो देखते हैं। From any person who has not been able to submit an information request because of non appointment of PIO। तो सबसे पहला तो वो डिपार्टमेंट की तो बहुत ही बुरी हालत है जहाँ पे PIO ही नहीं है, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही नहीं है कि किसके पास हम इन्फॉर्मेशन जाएं मांगने, वो ही बंदा नहीं है, ठीक है। दूसरा, हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, कि मैंने जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया, मुझे मेरी रिक्वेस्ट पे रिफ्यूज़ल मिल गया कि हाँ हम नहीं देंगे, आप जाइए, हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। या कोई और रीज़न भी हो सकता है कि नहीं अभी ऑफिस बंद है या हमको नहीं देना, या आपसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स टू हिज इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। अब आपके सिटीजन चार्टर, वही बात होगी कि सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ था कि आपकी फाइल तो यहाँ से मूव कर जानी चाहिए इस डिपार्टमेंट से, अभी तक करी नहीं, आप पूछने गए, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया आपको और टाइम से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, तो उस केस में कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको नहीं मिला। चौथा, हु थिंक्स द फीस चार्ज्ड आर अनरीजनेबल। एक्चुअली बहुत ही माइन्यूट 10 रुपये 5 रुपये फीस लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि अनरीजनेबल फीस ले रहे हैं आपसे, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट जाके कर सकते हो। हु थिंक्स इन्फॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स, कि भाई इन्फॉर्मेशन तो दी लेकिन पूछा मैंने कुछ और था, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, वो हो गया। फिर आइए एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कोई और भी मैटर जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब इसमें वो वाला मैटर आ सकता है आपका कि आपने टाइमली तो दे दी और आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे, कि आपसे मैंने पूछा था कि फंड्स कहाँ पे यूज़ हुए, तो पहले तो आपने मना कर दिया मुझे, और जैसे तैसे अगर आपने मुझे दी भी, लेट भी दी, तो आपने मुझे क्या दे दी, मिसलीडिंग दे दी, गलत बता दी है मुझे फंड्स की, ये फंड यहाँ नहीं, यहाँ यूटिलाइज हो गया, अब जाइए, ठीक है। या आपने मुझे ये बोल दिया कि आप हर हफ्ते जाके एक RTI लगा देते हो तो हमारे ऑफिस का टाइम जो है वो वेस्ट होता है।
एक्चुअली में ये चीज़ है, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ RTIs आती हैं, ऑफिस का जो स्टाफ है, हमने कोई अलग से स्टाफ तो अपॉइंट किया नहीं है, मैंने अभी बताया आपको कि अलग से हमने कोई स्टाफ अपॉइंट नहीं किया है। हमने क्या किया, उसी ऑफिस के किसी एक ऑफिसर को PIO बना दिया है ना। तो ऑब्वियसली आप वर्कफोर्स तो आपने बढ़ाई नहीं है, आपने वर्कलोड बढ़ा दिया है। आपने क्या बोला, इतनी मान लीजिए इतनी इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको रिप्लाई करना और टाइम से रिप्लाई करने में टाइम तो जाएगा ना, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफेक्ट होता है इस चीज़ से। तो इसलिए बोला जाता है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन को ही हमें एंटरटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए, द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब सुओ मोटो पावर भी है, खुद से भी वो ऑर्डर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेंट के बेसिस पे ही करे। तीसरा, वाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जो भी सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं वो सारे पावर हमने किसको दे रखे हैं, इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसे इंक्वायरी करनी है केसेस पे। अब वो क्या क्या पावर्स होते हैं, किसी भी विटनेस को बुलाना, समन करना, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिस से बोलना कि मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट भेजिए, किसी भी विटनेस को बोलना कि आप हमें अपने विटनेस दे रहे हो, अपने सबूत दे रहे हो, तो आप साथ में एक एफिडेविट भी दो कि आपकी नज़रों में ये सबूत जो आपके हिसाब से है वो सही है, ठीक है, आपके हिसाब से वो सबूत सही है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि किसी भी पब्लिक ऑफिस के आप डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस को क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो, या एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई और मैटर भी है जो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका कि ये सिविल पावर्स हमने किसको दे रखे हैं, हमने CIC को इसलिए दे रखे हैं ताकि वो अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सही तरह से कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब आइए, ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ अ कंप्लेंट द कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड में बी विथहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड्स। मतलब मान लीजिए वो केस एग्जामिन कर रहा है और उसने बोला है कि मुझे इस डिपार्टमेंट के पिछले से पिछले साल के रिकॉर्ड्स चाहिए सारे, तो वो डिपार्टमेंट मना नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट्स को तो कैसे आप एग्जामिन करोगे केस को। तो अगर CIC को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से या अथॉरिटी से, तो वो मांग सकता है और उसे वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता ऑफिस उसको कि हाँ नहीं हम नहीं दे रहे, नहीं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन। जब भी इंक्वायरी स्टेज चल रही है उस केस की और उसे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उस तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। उसके बाद, द कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लाइंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जब उसने वो डिसीजन दे दिया तो उसके पास ये पावर भी है कि वो उस अथॉरिटी से कंप्लाइंस, मतलब मेरी बात मानी है नहीं मानी है उस अथॉरिटी ने, ठीक है, मेरे ऑर्डर को कंप्लाई किया है या नहीं किया है, वो भी कर सकता है। जैसे कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, मैंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, किसी भी डिपार्टमेंट से मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी तो मुझे वो मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अवॉइड अ PIO वेयर नो वन एग्जिस्ट, किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे PIO है नहीं तो वो डायरेक्शन भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है इस डिपार्टमेंट में कि आप भाई PIO तो अपॉइंट करो, आपने PIO क्यों नहीं अपॉइंट किया है, ठीक है। तीसरा, मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। किसी भी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो अच्छी तरह से नहीं की है, इसमें आप रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से रखो, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी कर सकता है कि पुराने रिकॉर्ड्स को मिटा के आप नई तरह के से रिकॉर्ड्स बनाइए। तो ये सारे ऑर्डर्स जो है वो कौन दे सकता है आपको, CIC किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी पब्लिक ऑफिस को दे सकता है। इन्हांसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिशियल्स ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब तक आप अवेयर ही नहीं करोगे वहाँ पे ऑफिसर्स को, जब तक वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दोगे लोगों को, तब तक क्या लोग सेंसिटाइज्ड होंगे, क्या वहाँ पे ऑफिसर्स सुनेंगे किसी भी सिटीजन की बात? वो तो यही बोल देंगे ये भी क्या है, ये कोई एप्लीकेशन हुई, जाइए, नहीं देते हम एप्लीकेशन। जैसा पहले होता था, एक्चुअली होता था, पहले आप किसी डिपार्टमेंट में जाके पूछताछ कर सकते थे क्या? पॉसिबल ही नहीं था, भगा दिए जाते थे आप वहाँ से, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान, आपके पास कोई पावर नहीं है। आम आदमी जब ऑफिस में जाएगा तो पहले तो मिलता ही नहीं था कलेक्टर उससे, पहली बात तो, और अगर गलती से मिल भी गया तो आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ क्या करते हो कि सर ये दरख्वास्त है हमारी या रिक्वेस्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और वो भी वो पेपर गारंटीड अंदर ऑफिस में जाएगा ही नहीं जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी, ठीक है। हाँ, और पैसे भी देने पड़ते थे, और उसके बाद देने के बाद भूल जाओ, पैसे देने के बाद भी आप दोबारा नहीं पूछ सकते ऑफिसर से कि कहाँ गई मेरी फाइल। मतलब नॉर्मल कामों के लिए भी जो आपका हक थे उस काम के लिए भी आपको अननेसेसरी पैसे और करप्शन कराना पड़ता था, विच इज़ यूजलेस, ठीक है। फ़ायदा क्या है? तो वही इमेज अभी भी चलती आ रही थी। अब इससे बहुत चेंज आया कि आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो, आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, आप, मैं तो कह रही हूँ ट्विटर पर भी पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ सकते हो किसी भी ऑफिशियल से, ठीक है।
तो अब ये हो गया है कि अब पब्लिक आई में आ गया है सब कुछ, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान के पास भी पावर है कि वो बड़े से बड़े ऑफिसर के साथ मिलके अपनी रिक्वेस्ट देके उससे सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तो जब तक आप उन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग ही नहीं दोगे कि कैसे आपको आरटीआई से डील करना है, क्या उन्हें पता चलेगा? नहीं। तो ट्रेनिंग ऑर्डर दे सकता है कि भाई इनको ट्रेनिंग दो। सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट, किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को बोल सकता है कि मुझे आप रिपोर्ट दीजिए कि पिछले साल कितनी कंप्लेंट्स आपने आंसर की हैं, कितनी टाइम पे आंसर की हैं, कितनी टाइम पे आंसर नहीं की हैं, क्या आपने आरटीआई एक्ट को माना है या नहीं माना है। इस पर भी सवाल जवाब कर सकता है। रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट। इसके साथ साथ अगर उसे लगता है कि आपने मानहानि की है, आपने हरास किया है किसी सिटीज़न को, टाइमली उसका टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसके राइट्स छीन लिए हैं, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में भी वो बोल सकता है कि आप जो उनका टाइम वेस्ट हुआ है, जो आपने इनको मेंटल स्ट्रेस दिया है, उसकी वजह से आप इनको कंपनसेशन दीजिए। और रिजेक्ट इम्पोजिंग पेनाल्टीज अंडर दिस एक्ट, इसमें भी बोल सकता है कि इस एक्ट को जब आप पढ़ोगे ना तो सब में फ़ाइन और इसके पूरे प्रोविजंस हैं कि इतना इतना पैसा इतने इतने दिन लगेगा, तो वो फ़ाइन भी इम्पोज या पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको 250 रुपये पर दिन लगेगा पीआईओ पे, ठीक है, मैक्सिमम 25,000 था। या फिर रिजेक्टिंग दी एप्लीकेशन, कि कुछ एप्लीकेशन में वो बोल सकता है कि हाँ ये वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, ये फॉल्स एप्लीकेशन नहीं है, जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे रखेगी इनको? पार्लियामेंट के सामने रखेगी। एनएचआरसी भी यही करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देता था अपनी रिपोर्ट और वो फिर अपने पार्लियामेंट के सामने रखती थी, ठीक है। व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द कमीशन में रेकमेंड स्टेप्स व्हिच ऑट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कंफर्मिटी। मतलब हमने ये तक पावर दे दी है इस कमीशन को कि मान लीजिए किसी ऑफिसर ने या किसी पब्लिक ऑफिशियल ने इस प्रोविजन को नहीं माना, किसी भी प्रोविजन को एक्ट के अंदर नहीं माना है, तो वो क्या कर सकता है? उसको ऑर्डर दे सकता है कि आपने ये माना नहीं है तो आप ये मानिए, ठीक है। तो ऑर्डर किसको कर सकता है? पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर निकाल के कर सकता है, ठीक है, या रेकमेंड भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको टेबल, ये वाला, ठीक है। इसमें कौन सा कमीशन किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, टी वाला तो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आ रहा है और वो वाला आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आ रहा है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जब हम पढ़ रहे थे स्पेशल ऑफिसर, तो हमने पढ़ा था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब हम स्पेशल, क्या आर्टिकल है उसका? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 3 350 बी 350, ठीक है, 350 बी, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ रही है। लोकपाल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। तो ये सारे जो आपको ऑब्वियस लग रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे बैकवर्ड क्लासेस भी आपकी उसमें आएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, तो ये एक बार आप पूरा पढ़ेगा। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो कैट हमने पढ़ा था ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323 ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो आपके 323 ए में पढ़ा था। तो ये किसके अंदर आएगा? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पता है ना क्या होता है? क्या होता है? डीओपीटी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, ठीक है, उसके अंदर जो काम करता है। पर्सनल का क्या मतलब होता है? हाँ, वर्क फोर्स, जैसे यहाँ के पर्सनल मैं होगी, सर हो गया, मैम, वैसे पर्सनल मतलब जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वर्क फोर्स। तो अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ही आ रहा है। अब ये थोड़ा ऑड है, दिख रहा है फर्स्ट में, तो ये मार्क कर लो। जो थोड़े अलग वाले जैसे यूपीएससी भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आएगा, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। क्लियर? सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है खुद से, खुद से, ठीक है। इसका ये मतलब है कि मैं कंप्लेंट का वेट नहीं करूंगी। अगर मुझे कोई केस एनालाइज करना है, कोई केस एग्जामिन करना है, तो मैं ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंट आएगी मेरे पास तो ही मैं करूंगी, नहीं, मैं खुद से भी, अगर मुझे दिख रहा है कि ये इनकी कंडीशन ठीक नहीं है या इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं खुद से भी ये चीज़ उठा सकती हूँ, मुद्दा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुओ मोटो पावर।
क्लियर? अब पढ़ते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। वो हो गया था आपका सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट लेवल पे। सेक्शन 15 मतलब आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 15 है वो डील कर रहा है आपका किससे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से। लिख लीजिए इसको, सेम एक्ट है, आरटीआई एक्ट के अंदर ही वो बना है, आरटीआई एक्ट के अंदर भी यही बना है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ not only the Central Information Commission but also a State Information Commission at the state level. Accordingly, all the states have constituted the State Information Commission through official gazette notification. The State Information Commission is a high-powered independent body which inter alia looks into the complaints made to it and decide the appeals. It entertains complaints and appeals pertaining to offices, financial institutions, public sector undertaking, etc. under the concerned state government. अब वहाँ पे भी वही था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी थी? यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी गवर्नर। यहाँ पे भी एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी होगी जिसमें सीएम होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और सीएम ही एक कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा, ठीक है, क्लियर? सेम वही चीज़ें हैं, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, क्लियर? टेन्योर और सर्विस कंडीशंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे यही कंट्रोवर्सी आई थी, कंट्रोवर्सी से ही याद रखना, वहाँ पे भी टर्म कौन डिसाइड कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे भी टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसीलिए इतनी बहस हो रही थी कि हर जगह जब सेंटर को ही घुसना है तो बनाए क्यों स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो आपने ऑटोनॉमी ले ली स्टेट्स की, आपने उनकी फ्रीडम छीन ली और आपने बोला हम ही टर्म डिसाइड करेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने साल कितने स्टेट की रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टर्म है वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म as prescribed by the central government or until they attain the age of 65 years whichever is earlier। इसमें भी आप तीसरा पॉइंट जब नोट्स एंड रेफरेंसेस में देखेंगे तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जब इसको मैं यहाँ प्रमोट करूँगी तो इनका कंबाइंड में टर्म कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें रिमूवल अथॉरिटी गवर्नर ही होगी, प्रेसिडेंट नहीं होगा, गवर्नर होगा। गवर्नर इसको रिमूव कर सकता है। सेम ग्राउंड्स हैं, इंसॉल्वेंट, ऑफेंस कन्विक्ट, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मेंटली और फिजिकली अनफिट, या फिर फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू प्रीजुडिशियली अफेक्ट हिज ऑफिशियल फंक्शंस। मतलब ऐसा कोई केस जहाँ पे इसको लग रहा है कि मुझे ये पार्टी से गेन मिलेगा तो ये अपने जजमेंट को बिगाड़ रहा है उसकी वजह से, तो इस केस में भी गवर्नर जो है इसको रिमूव कर सकता है। इसके अलावा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ तो वो बाइंडिंग होगा, गवर्नर को उसको रिमूव करना ही करना पड़ेगा। सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस हैं, वो भी आपके कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगेन इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि सब कुछ जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है तो बनाया ही क्यों स्टेट में, ठीक है। अब आ जाइए पावर्स एंड फंक्शंस, एवरीथिंग इज सेम। कहाँ कहीं पे पीआईओ नहीं है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी, कहीं पे इन्फॉर्मेशन टाइम पे दे दी लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं पे आधी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं पे पूरी तरह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिना रीज़न दिए हुए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी वायलेशन में, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सुओ मोटो पावर भी होगा, सिविल कोर्ट का पावर भी होगा। जब आप इंक्वायरी कर रहे हो तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो। इसके बाद पावर ऑफ कंप्लायंस भी है कि आपको अगर इंश्योर करना है कि आपके ऑर्डर्स को माना है नहीं माना तो आप क्या क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई पीआईओ को अपॉइंट करो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, पब्लिश कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को,
नेसेसरी चेंजेस निकाल सकते हो, जहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। फिर आप एनुअल रिपोर्ट भी मांग सकते हो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, ट्रेनिंग दे सकते हो ऑफिसर्स को आरटीआई एक्ट के अंदर, पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हो किसी भी पीआईओ या किसी भी ऑफिसर पे, या आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो कि ये फेक है या जेन्युइन नहीं है। इस एनुअल रिपोर्ट किसको देगा अपनी? है स्टेट गवर्नमेंट को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस को इम्पोज कर रही है, लेकिन रिपोर्ट तो ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ही देगा ना, क्योंकि विद इन दैट टेरिटरी तो हो रहा है ना सब कुछ। तो रिपोर्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को देगा और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? अभी अमेंडमेंट देख लेते हैं एक बार, जो 2019 जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी, वो क्या कहता है ये अमेंडमेंट। ठीक है, वो पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि इट प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहले ये फिक्स्ड टर्म थी 5 साल की, ठीक है, पहले फिक्स्ड टर्म थी। अब सिर्फ क्या लिखा गया है कि यहाँ से यहाँ प्रमोट करोगे तो कंबाइंड 5 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कहीं भी टर्म फिक्स नहीं की गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जितनी चाहे उतनी टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर में लिख सकता है कि मैं ये ऑफिसर 4 साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ, या मैं 3 साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ, या मैं 2 साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। ऑर्डर में मेंशन करना होगा। देखो, 2 चीज़ें समझ लो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने अपॉइंट कर लिया उसके बाद आप अब उसकी टर्म डिसाइड कर रहे हो। तभी बोला जाता है ना, हिज टर्म कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज। ये आप नहीं कर सकते कि किसी ऑफिसर को अपॉइंट करने के बाद आप उसकी टर्म डिसाइड कर रहे हो। नहीं, जब आप अपॉइंटिंग ऑर्डर निकाल रहे हो तो उसी में फिक्स्ड लिखा होगा कि भाई इतने साल के लिए आप इसको अपॉइंट कर रहे हो। ये नहीं कि अपॉइंटमेंट के बाद आप उसकी टर्म को ऑल्टर कर रहे हो। फिर तो यही माना जाता है कि हाँ, आपने अपॉइंट कर लिया, मान लीजिए आपको बंदा अच्छा नहीं था तो आपने उसको सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, तो वो चीज़ गलत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि अपॉइंटमेंट के दौरान आपको वो टर्म डिसाइड कर लेनी कि कितने टर्म के लिए आप उसे अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? तो पहले ये फिक्स्ड 5 साल थी, अब हमने क्या किसको दे दिया है? इसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। हमने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ये लीजिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हुई थी। ठीक है, फिर आइए, इट प्रोवाइडेड दैट द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर दिस अमेंडमेंट। तो अभी हमने क्या बोल दिया कि कौन डिसाइड करेगा इनकी सैलरीज वगैरह? भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसकी? चीफ उसकी बात करी हूँ मैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात करी। पहले अमेंडमेंट के पहले ये था कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ना, उसकी सैलरी और कंडीशन सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिमिलर थी, और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की थी इलेक्शन कमिश्नर से। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है? कितने हैं अभी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितने मेंबर्स हैं? इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ मैं। जब हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके साथ कितने और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं? 2। क्या ये फिक्स्ड है? कौन ऑल्टर करता है इसको? क्या ये 2 लोग फिक्स्ड हैं कि ये 2 लोग ही हो सकते हैं? कौन चेंज कर सकता है इसको? प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है। शाबाश। जो एक तो हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अगर इसको 2 को 4 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, ये डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट। ये फिक्स्ड नहीं है, डिपेंडिंग कि कितने लोगों की ज़रूरत है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है प्रेसिडेंट। वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्विस कंडीशन, टर्म, सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि इसकी बिल्कुल इससे सिमिलर होती थी, इसकी बिल्कुल इससे सिमिलर होती थी सैलरी और टर्म कंडीशंस। ठीक है, क्लियर? डाउट कोई? पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। 2019 के बाद चेंज हो गया। अब बोला गया है हमने कि भाई कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा, इट प्रोवाइडेड दैट द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर and a state information commissioner shall hold office for such term as prescribed by the central government. Again, अब यहाँ पे सेंट्रल ने भी उंगली करना स्टार्ट कर दी स्टेट के केसेस में। क्या करना स्टार्ट कर दिया कि भाई पहले ही 5 साल फिक्स थी, अब हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी ये टर्म भी। ठीक है, आगे समझ में? दखल अंदाजी देना शुरू। फिर इट प्रोवाइडेड, अब जिनकी सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस थी वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? आपका स्टेट का भी कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। पहले सिमिलर टू कैसी थी वो?
पहले कैसी थी, इलेक्शन कमिश्नर जैसी थी एकदम सेम, ठीक है। बिफोर दिस अमेंडमेंट द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वाज सिमिलर टू द इलेक्शन कमिश्नर एंड दैट ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वाज सिमिलर टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले जो आपका चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था उसकी सैलरी, स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, उसकी सैलरी किसके सिमिलर थी, इलेक्शन कमिश्नर के। चीफ की बात नहीं कर रही मैं, इलेक्शन कमिश्नर के। और जो आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जैसे सिमिलर थी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इट रिमूव द प्रोविजंस regarding deduction in salary of the chief information commissioner and information commissioner and the state chief information commissioner and a state information commissioner due to pension or any other retirement benefits received by them for their previous government service। पहले ये होता था कि उनकी सैलरी वगैरह कम कर दो। मान लीजिए कोई रिटायर्ड ऑफिसर आपने अपॉइंट किया है और उसको पहले से पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, तो फिर क्या बोलते थे, इसकी सैलरी वगैरह को कम कर देते थे कि आपको दूसरी जगह से तो मिल ही रही है ना पेंशन, तो ये सैलरी कम कर देते। ये वाला प्रोविजन भी क्या किया है, हटा दिया गया। सब कुछ अब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फिर भले ही वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो, दोनों के केस में टर्म भी कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये 2019 में ही चेंज हुआ है अभी। तो ये हो गया आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यहाँ तक कोई डाउट है? इन 3 चैप्टर्स पढ़ लिया हमने, 2 पढ़े अभी, 3 पढ़ लिया आज। कोई डाउट है इसमें? इसके बाद हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आफ्टर सम क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये आया हुआ है JKPSC में लास्ट टाइम। ये हो गया, रब कर दूँ ना? करो उसको मैच। दिख रहा है? ये इसका इंक ही खत्म हो गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इन 4 में से किस में समझ में आ रहा है आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी? सी में, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। क्यों? क्योंकि कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द पीपल ऑफ जुडिशियरी ओनली, ठीक है। सेकंड आ गया आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। क्या होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन? जिस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या होता था आपको याद आ रहा होगा, मैंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कराया जिसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता था?
हाँ, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जिसमें मैंने बताया था कि मोटा मोटा जो लॉ है वो कौन बना रहा है, आपका मिनिस्टर्स बता रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर के जो क्लॉजेज है वो हमने किसको दे रखे बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव को। आईएएस ऑफिसर्स करते हैं वो काम, तो उसी को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो इसमें से दिख रहा है आपको? हाँ, क्या इन सब में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जो आप बोल रहे हो वो भी सही है एक तरह से, कि एग्जीक्यूटिव जब लॉ मेकिंग का पावर करने लग जाए, ठीक है, जिसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। इस केस में कौन सा है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन? नहीं, ऑर्डिनेंस ही है, सही है, ठीक है। रीज़न बताओ ना ऑर्डिनेंस का क्यों है? पार्ट नहीं है, बिल्कुल। देखो, दो शब्द है इसमें, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रहा है, लॉ मेकिंग का काम कर रहा है। वो इन चारों में से कौन सा है? दिख ही रहा है, वो तो ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक लॉ ही तो होता है ना, और वो लॉ लेकिन बनाता कौन है? एग्जीक्यूटिव बनाता है, और उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बना सकता है जिस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, इसलिए उसको बोला जाता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, ठीक है, जो कि ऑर्डिनेंस का पार्ट। लेकिन मैं आपको इसलिए भी बता रही थी क्योंकि इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोला जाता है, जो हमने उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अच्छा, तीसरा क्वासी जुडिशियल फंक्शन। क्या होता है क्वासी जुडिशियल? सेमी जुडिशियल, मतलब हाफ जुडिशियल। इन चारों में से दिख रहा है? अब तो चार नहीं, दो ही बचे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम करने लग जाए, केस सॉल्विंग का काम करने लग जाए, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कर ही लोगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेडरॉक है, ठीक है। तो ये चारों, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं रीड कर रही हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन, unlike the Rajya Sabha chairman, the Speaker of Lok Sabha cannot suspend a member without adopting a motion of suspension। ये आपको लक्ष्मीकांत में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि करंट अफेयर्स में आया हुआ था, इसलिए इन्होंने रूल्स को वैसी का वैसी लिख के पूछ लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। बात दूसरी बात, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो चेयरमैन, मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो रिमूव कर सकता है मेंबर को विदाउट मोशन ऑफ सस्पेंशन, लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको मोशन ऑफ सस्पेंशन पास करना ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव एनी मेंबर। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट अडॉप्टिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन। तो बोल रहा है कि स्पीकर नहीं कर सकता है और चेयरमैन जो है वो कर सकता है, ये पॉइंट बोल रहा है। क्या ये सही है? सोचो थोड़ा, जिसको नहीं भी पता है मान लो रूल्स, तो थोड़ा दिमाग में सोचो कि रूल्स जो लोकसभा के होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब ज़्यादा पावर वाले होंगे एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। तो ये उल्टा होना चाहिए कि लोकसभा में तो मेंबर को वो ऐसे भी निकाल सकता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको मोशन चाहिए होगा फॉर सस्पेंशन। सोचो ज़रा, मतलब अब जब आप रूल्स पढ़ोगे, और ये करंट अफेयर्स में था इसलिए आपने रूल्स पढ़ने थे, अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा भी अगर आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे, तो जो स्पीकर के पावर्स है वो ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो स्पीकर जो है वो अपने मेंबर को निकाल सकता है विदाउट पासिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिना मोशन पास किए नहीं निकाल सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, while the Rajya Sabha chairman is empowered to place a member under suspension, the authority for revocation of this order is not vested in him। इसमें ये बोल रहा है, रिवोकेशन मतलब ख़त्म करना उसका सस्पेंशन। तो बोल रहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो निकाल सकता है मेंबर को, लेकिन इसकी सस्पेंशन को ख़त्म करने का पावर उसके अंदर नहीं है। ये सही है गलत? गलत ही है ये। सही इसका होगा कि स्पीकर जो है ना लोकसभा का वो निकाल सकता है, लेकिन रिवोकेशन का पावर फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। मतलब सस्पेंशन कब ख़त्म करनी है वो किसके पावर है? प्रेसिडेंट का पावर है। ये आपको रूल्स बनाए हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा ने अपने अपने,
उसमें ये मिलेगा, ये कहीं भी किताब में आपको नहीं मिलेगा और ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अराउंड 144 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई मतलब सस्पेंड कर दिया था बेसिकली। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था, तब ये बात निकल के आई थी कि सस्पेंशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करंट में चल रहा है तो वो आपको पढ़ना है। क्लियर? आगे समझ में? बस अभी के लिए इतना याद रखो कि चेयरमैन राज्यसभा के उसके कम पावर्स हैं एज कंपेयर टू स्पीकर। स्पीकर किसी को भी सस्पेंड कर सकता है विदाउट पासिंग अ मोशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, चेयरमैन को क्या करना पड़ेगा? मोशन ऑफ सस्पेंशन पास करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद एक और है क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से जो चीज़ नहीं लिखी हुई है वो, लेकिन हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही नहीं लिखी हुई लेकिन एज पार्ट ऑफ कन्वेंशन हम उसको फॉलो करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पहला पॉइंट कह रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। ठीक है, तीसरा है ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चौथा है इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डेमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली। डेमिट मतलब जो दोनों अपना ऑफिस छोड़ दें साइमल्टेनियसली, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। अब एक एक समझते हैं एक एक करके। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, ये हम फॉलो करते हैं हमेशा। ज़रूरी तो नहीं है, बजट प्रेजेंट करने आता है वो, अब वो किसी भी हाउस का हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी इंडिया के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के ही रहे हों, और अगर रहे भी हुए हैं तो हम उसको हमेशा फॉलो करना है, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना कन्वेंशन है ऐसा। क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? बजट जब प्रेजेंट करेगा वो तो दूसरे हाउस से भी आ सकता है ना प्रेजेंट करने। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, ये सही है या गलत? पहले तो ये स्टेटमेंट बताओ मुझे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, सही है ये। लेकिन क्या ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिर्फ आर्टिकल 75 में यही लिखा हुआ है ना, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, उससे हमने इन्फर किया है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हुआ तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा तो नहीं हुआ एक्सप्लिसिटली, लेकिन फॉलो तो होता ही होता है। ये चीज़ तो होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना ही करना पड़ेगा अगर उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उसका। तो मैंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये शब्द नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं। सिर्फ 75 में इतना लिखा हुआ है कि दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। उसका क्या मतलब होगा? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा का ये मतलब है कि एक तो एक साथ रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा ये है कि जैसे ही लोकसभा अगर पास कर देगी नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे ही सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग दोज इन द राज्यसभा रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही हैं चीज़ें? थोड़ा दिमाग खोल के करना। ठीक है, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने एक बार भी देखे नहीं होंगे। अगर पढ़ के नहीं गए हो ना तो फिर तो और वो हो जाएगा, लिंक करके फिर कर लोगे। ठीक है, तीसरा है ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा है क्या? ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस एरिया से इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, इस एरिया से इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं, और ये इतना अपसर्ड स्टेटमेंट है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि मान लीजिए 50 से 60 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो वो हर रीजन से आए होंगे या हर स्टेट अलग अलग स्टेट से आए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इफ़ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी निकल गया और वाइस प्रेसिडेंट भी अपना ऑफिस छोड़ दिया, उस केस में आपको क्या लगता है कौन सा तीसरा बंदा है जो ऑफिस लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेगा? जुडिशरी के पास जाएंगे हम? ऐसी तो सिचुएशन आएगी ही नहीं कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम जुडिशरी के पास ही जाएंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसको प्रेसिडेंट थोड़ी बना देंगे हम। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव तो नहीं बना सकते ना हम जुडिशरी के पास जाएंगे कि अब क्या करना है। ठीक है ना, सीजीआई को दें या सीनियर मोस्ट जज को दें, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि हम स्पीकर को ही बोल दें कि आप बन जाओ प्रेसिडेंट। और ये स्पीकर का आया ही कहाँ से दिमाग में? तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है दो में, फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस का होना चाहिए,
और दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना है। इन दो में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो उसमें भी आपको ज़्यादा सही वाला क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला तो फॉलो करना ही करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन करेगा ही करेगा अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर देगा तो। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला मैंने आपको करा ही दिया है। Which of the following do not participate, direct question है, which of the following do not participate in the process of election of president of India? ठीक है, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि मिस ना कर दो। ठीक है, पहला नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। करता है ये पार्टिसिपेट या नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, करता है या नहीं करता? नॉमिनेटेड होता ही नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई से नहीं है इसमें। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, करता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो एक है जो करता है, बाकी तीन जो है वो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो उसमें लिखा हुआ ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड थर्ड नहीं लिखा हुआ है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली पता है तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स होते हैं, बार बार पढ़ाया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड का कोई काम नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कोई काम नहीं है। उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर द लोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर the location of the seat of Supreme Court. कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो बात की बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली। इसमें डज नॉट लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, खोलो सुप्रीम कोर्ट वाला पेज। तभी मैं बोलती हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना कौन सी चीज़ एक्ट में लिखी हुई है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ये मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड पड़ेगा आपका सुप्रीम कोर्ट के उसमें, हाँ नीचे पड़ेगा। और ठीक है ना, लिखा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ो। ठीक है, पेज नंबर बता दो इनको। यहाँ मिलेगा आपको नीचे, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया है। सेकंड पॉइंट कहता है सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, सीजीआई चेंज कर सकता है, कहीं और भी सीट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन किसकी अप्रूवल चाहिए होगा? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। ये भी उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट टू चेंज इट्स सीट ऑफ लोकेशन। नो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जुडिशरी प्रेसिडेंट अकेले चेंज नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस है। अगर ये उस पैराग्राफ में लिखा भी नहीं होगा तो भी आप समझ जाओगे कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सीट तो चेंज नहीं कर लेगा। ठीक है, सीजीआई इनिशिएट करेगा विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन यही था, इसमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा। ठीक है, अब आ जाइए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ लिखे हुए हैं पर्सन और एक तरफ लिखे हुए हैं ओथ। किसके आगे लेगा ये? ठीक है, इस पैराग्राफ, इस आपके इस वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, फर्स्ट है सीजीआई, दूसरा है आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है स्पीकर ऑफ लोकसभा और चौथा है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, सीजीआई, प्रेसिडेंट, सीजीआई, और ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट या थ्री इज करेक्ट। ठीक है, सीजीआई किसके सामने ओथ लेता है? तो किसके साथ लेता है? किसके सामने लेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ही है। ठीक है,
तो ये सही हो गया। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के सामने लेंगे ओथ, प्रेसिडेंट के सामने ही लेंगे, अभी बताया आपने मुझे ऊपर, ठीक है। तो ये गलत हुआ। हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई, और प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेंगे वो, ठीक है। तीसरा, स्पीकर ऑफ लोकसभा किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट के सामने लेगा, क्योंकि स्पीकर, चेयरमैन, इनकी कोई सेपरेट ओथ तो होती नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही ओथ लेते हैं। प्रेसिडेंट के सामने लेंगे या फिर कोई और जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, है ना, लेकिन प्रायोरिटी तो प्रेसिडेंट ही हुआ, ये सही है। अटॉर्नी जनरल किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तो हर चीज़ प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया? दिमाग क्लियर रख के करोगे ना तो सारे सवाल होंगे, और कंफ्यूजन ज़रा सा भी हुआ और आपका क्वेश्चन गया, ठीक है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 200 बार बताया मैंने कैबिनेट वर्ड कहाँ आया, कैबिनेट वर्ड कहाँ आया। द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड इन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये, कि जो कैबिनेट वर्ड था वो कहीं भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। जब हमने इमरजेंसी आई तब हमने बोला गया 356 के अंदर कि एक काम करते हैं, 352 के अंदर कि हम कैबिनेट को ऐड करते हैं कि ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट इमरजेंसी को अप्रूव किया जाएगा, रिटर्न रिकमेंडेशन, ठीक है। सेकंड कह रहा है मिनिस्टर्स एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पता नहीं ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है कि एज अ मेंबर लिखा है इसमें, चलो छोड़ो। इस मतलब बेसिकली इसका ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ट्रू और फॉल्स? डू नॉट इंक्लूड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये क्वेश्चन लिखा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ऐसा, तो वो फिर स्टेटमेंट जो है वो गलत होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक होता है ना आपका, ये इसमें नहीं मिलेगा आपको लक्ष्मीकांत में, ये भी करंट अफेयर्स में था, सनसेट क्लॉज, ठीक है। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज का मतलब है कि मान लीजिए आपने एक एक्ट बनाई, पूरे आपने लॉ बना दिया, उसका कुछ क्लॉज है ना, उसके आगे आपने डेट लिख दी कि भाई ये जो वैलिड रहेगा वो इतने दिन तक ही वैलिड रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा लॉ मेकर्स को पता है कि ये इनवैलिड हो जाएगा आगे के टाइम पे जाके। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि हम पहले ही एक्ट में लिख देते हैं कि ये सिर्फ 10 साल या 15 साल चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्लॉज या पर्टिकुलर लॉ या लेजिस्लेशन जिसकी एक टाइम लिमिट होती है उसको बोला जाता है सनसेट क्लॉज, कि कुछ टाइम के बाद वो सनसेट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये। असर्शन में लिखा हुआ है, अच्छा पता है ना ए और आर क्या होते हैं, असर्शन रीजनिंग नहीं पता? असर्शन का क्या मतलब है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया है, रीजन में आपको एक स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है उसका रीज़न ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें बोला जाएगा दोनों सही हैं और जो रीज़न है ना वो इसका रीज़न है। पहला पॉइंट आपका ये होता है। दूसरा, दोनों सही हैं लेकिन आर इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। तीसरा, पहला सही है दूसरा गलत है, और चौथा होता है पहला गलत दूसरा सही। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। इस टाइप के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्वायरमेंट से आ सकता है, पॉलिटी से आ सकता है, ज्योग्राफी से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 तो आएंगे ही आएंगे, अगर मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 1, 2, 3, 4 आ सकते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है असर्शन, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सनसेट क्लॉज इन लेजिस्लेशन इज वन विच प्रोवाइड्स दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट इट स्टॉप्स टू एग्जिस्ट। यही बताया मैंने आपको कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो बंद हो जाएगा एग्जिस्ट होना, इनवैलिड हो जाएगा। तो सनसेट लेजिस्लेशन यही हुआ, सनसेट क्लॉज। दूसरा, इसका रीज़न क्या दिया है, सनसेट क्लॉज इज अ प्रोविजन टू अवॉइड स्टैग्नेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय रिमूविंग अनवांटेड लॉज ऑफ द टाइम। मैंने अभी बताया आपको क्यों होता है सनसेट क्लॉज लगाते हैं, क्योंकि लॉ मेकर्स को पता होता है कि अगले 10-15 साल बाद ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी।
जैसे 50 साल बाद, अगर 50 साल पहले आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करते तो लोगों को लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। अब वो चीज़ वैलिड होने लग गई हमारी कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ठीक है, लीगल है। तो अब ऐसे जो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, नीड्स चेंज होती हैं, लॉज जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है। तो जब बनाते वक्त ही लॉ मेकर्स को पता होगा कि यार ये वाला क्लॉज तो आगे जाके इनवैलिड होना ही होना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो उस केस में लॉ मेकर्स क्या करते हैं कि इतने सारे फालतू के लेजिस्लेशन को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टैग्नेशन हो जाएगा, मतलब एक फंस जाएगा, एक ही जैसा लॉ होगा, कोई अपडेशन नहीं होगा उसमें। तो एक काम करते हैं, उसके साथ एक डेट ऐड कर देते हैं कि वो इस डेट को इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सही रीज़न है इसमें, रीज़न है सनसेट क्लॉज इज अ प्रोविजन टू अवॉइड स्टैग्नेशन in the legislative process by removing unwanted laws of the time, ठीक है। साफ साफ ये चीज़ सनसेट क्लॉज बनाई इसलिए गया कि अनवांटेड लॉज को निकाल दो। ये आपको लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं मिलेगा, अच्छी बात, करंट अफेयर्स से आया है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल लिखे हुए हैं एक तरफ, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 8, और यहाँ पे आपके लिखे हुए कि किसके बारे में है वो, और आपसे पूछा गया कितने जो है पेयर्स वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। शेड्यूल 3 क्या है? ओथ या अफर्मेशन, शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 क्या है? हाँ, राज्यसभा में सीट्स अलॉटमेंट, ठीक है। शेड्यूल 5 क्या है? ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज। और शेड्यूल 8 क्या है? लैंग्वेज। तो यही सारा, ये चारों ऐसे ही लिखे हुए हैं। शेड्यूल एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ किसके साथ डील करते हैं, जो करेक्ट बता देना है आपको कि कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। वो टेबल आपको अगर रटा होगा तो आप बिना कन्फ्यूजन के इसको कर लोगे, नहीं तो 7 और 8 शेड्यूल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 7 लिस्ट सिस्टम है और 8 जो है वो लैंग्वेजेस वाला है, ठीक है। इकोनॉमी किसने पढ़ाई है आपको? साहिल सर नहीं पढ़ाई, जो इन्वायरमेंट पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ाया होगा मतलब उन्होंने इकोनॉमी। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत क्लियर होने चाहिए। FRBM एक्ट NCERT में मिल जाएगी इकोनॉमी के। उसके बाद रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। देखिए बेसिक क्वेश्चन हैं ये सारे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत ही करोगे, ठीक है। उसके बाद सॉवरेन बॉन्ड क्या होती हैं, ये करंट अफेयर्स में पिछले 5 साल से चल रहा है। जब गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स आई थी तब से चल रहा है ये, ठीक है, जब मोदी जी नए नए आए थे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है RBI का, ये पता होना चाहिए कि NPA को कम करने के लिए PCA निकाला था। तो ये बियर और बुल क्या होता है शेयर मार्केट में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। इनको आपको डिटेल में नहीं मैनेजमेंट स्टूडेंट की तरह इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नॉमिनल GDP क्या होता है आपका, और करंट GDP, रियल GDP क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट में ये बेंथिक बेंथोस क्या होता है, अभी सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स लेयर पे रहते हैं उनको बेंथिक बोलते हैं, जो आपके ज़मीन में सैंड पे रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उसको उनको बोला जाता है बेंथोस। तो ये बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चंस आते हैं वैसे डायरेक्ट। जो सर बेसिक चीज़ें सब पढ़ा रहे होंगे अभी, फूड चेन और ये सब पढ़ा रहे हैं ना अभी, फूड चेन और वो फूड, 2 टाइप की फूड चेन होती है, ग्रेसियस वाली अलग होती है, एक डेट्रिटियस वाली अलग होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको किताब में भी मिल जाएंगी, लेकिन सर भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, तो वो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे फिर इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद लिचन्स, किसका एग्जाम्पल है लिचन्स? पैरासाइट्स का, ठीक है। एक को फ़ायदा हो रहा है और एक दूसरे से फ़ायदा ले रहा है, एक को घाटा हो रहा है ना। तो ये सारा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये किसी को नहीं आएंगे। कि मान लीजिए किसी आपसे प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ लिया तो वो आप खुश होकर छोड़ सकते हो वो सवाल, क्योंकि वो जूलॉजी का कोई बच्चा होगा जिसको आता होगा, 1-2 बच्चे होंगे जो बैठे होंगे पेपर में, वो ही करेंगे। बाकी जो नॉर्मल बच्चा उसको नहीं आएंगे ये सवाल, तो ये आप इजीली खुशी छोड़ सकते हो, इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस तब लेना जब आए हुए क्वेश्चन गलत करो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हो, इतना मौका देता है आपको JKPSC भी। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, किसने पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी, क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी,
डेटा स्ट्रक्चर से कुछ भी, जो भी करंट में चल रहा है आपका, इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसरो का कोई प्रोजेक्ट, कोई मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई रोबोट बनाया हुआ है कंट्री ने जिसको यूज़ कर रहे हैं हम अच्छे बेसिस पे, कोई ऐप बनाई हुई है, ये सब पता होना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल क्वेश्चन है जो यूपीएससी में डायरेक्टली आया था, लेकिन वो आया था 2016 में, तब लोगों ने सुना भी नहीं था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हमें पता हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो हर चीज़ जो पेपर में कोई भी चीज़ खोली और मान लीजिए आपको साइंस की कुछ ऐसी लगी जो विचित्र है, उस पर पढ़ डालो, क्योंकि साइंस एंड टेक का एक ही तरीका है ना। उसके बाद 5G 4G क्या बैंडविड्थ होती है इनकी, कैसे ये काम करते हैं, ये भी साइंस एंड टेक में ही आएगा आपका, ठीक है। करंट अफेयर से ही आता है, आता भी करंट अफेयर से ही है। वो कोई आपसे एनसीईआरटी के साइंस से नहीं पूछ लेंगे, यूपीएससी पूछ लेता है, पॉलिनेशन और ये सब। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, क्योंकि वो साइंस की जो एनसीईआरटी आपकी उससे पूछ लेता है सवाल में। आप छोड़ के जा सकते हो, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो छोड़ के जा सकते हो आप आसानी से। लेकिन करंट में जो जो साइंस में है, इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना, उस पर सवाल डिफेंस से सवाल आएगा ही आएगा। डिफेंस की कोई नई मिसाइल निकली है, कोई नई गन टेक्नोलॉजी निकली है, किसी कंट्री से हमने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, तो दैट इज़ अ मस्ट क्वेश्चन। डिफेंस एक अपने आप में अलग सेगमेंट है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल डिफेंस से, ठीक है। उसके बाद ये सब सवाल छोड़ सकते हो। वाई डज एन एप्पल टर्न ऑरेंज व्हेन केप्ट इन द एयर एटमॉस्फेयर, उसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। अब आपको पता भी होगा कि एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी की वजह से होता है, लेकिन उसके बाद बाकी 3 का तो नहीं पता ना आपको, ये छोड़ सकते हो सवाल। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, होती तो छोड़, बिल्कुल छोड़ देना। ये जो एक्स्ट्रा बॉटनी जूलॉजी वाले सवाल है, अनटिल अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट, आप छोड़ दो इन सवाल को आसानी से, वो बिना स्ट्रेस के छोड़ना, ठीक है। ये देखो GSAT पे आया, स्पेस डिफेंस इनमें आता ही आता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बस हो गया। पॉलिटी के सवाल कम ही थे इस बार ना, कहाँ थे पॉलिटी के? आई थिंक 10-11 ही क्वेश्चन थे। नहीं देखो गिनते हैं, नहीं कम थे एज कंपेयर टू अदर ईयर्स, कम था इस बार पॉलिटी। अब इस बार आ सकता है मतलब ज़्यादा। आई थिंक 11-12 ही हैं जितना मैंने देखा है, 11-12 ही हैं। एक्सपेक्टेड रखना 15 से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है ना, 15 अबव। और सवाल आपको इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए कि बस आप एक आध सवाल ही गलत कर पाओ पॉलिटी में, और बाकी सारे सही नहीं करने हैं। फिर टाइम थोड़ी हुआ, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। CVC कहाँ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बैठो चुप करके। अभी 5 पहले तो क्लास नहीं छोड़ूंगी, कल भी छुट्टी है। ये रख लो पेपर, मेंस का भी यार एक बार ही प्रिंट करके ले आना। हाँ ये रख लो। चलो CVC स्टार्ट करते हैं। अभी है यार 10 मिनट्स पढ़ते हैं, कल भी छुट्टी है फिर। अच्छा CVC क्या करता है, सुना है इससे पहले कभी CVC के बारे में? विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? इनसे पूछते हैं, आपस में बात स्टार्ट होगी इनकी। विजिलेंस का क्या मतलब होता है? विजिलेंस का क्या मतलब होता है? कभी तो सुना होगा ये शब्द, इंग्लिश में ही बताओ क्या मतलब होता है विजिलेंस का। विजिलेंस मतलब नज़र रखना, चौकीदारी जो करता है बंदा, विजिल बोलते हैं उसको, ऑन द विजिल है, ठीक है। विजिलेंस का मतलब होता है नज़र रखना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं अगर उनके करप्शन के केस आए हैं तो उसको एग्जामिन करता है, ये उसकी कंप्लेंट्स को एग्जामिन करता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली यही कर रहा है वो सारे काम, CBI भी करता है। कई बारी देखा है हमने कि किसी का केस करप्शन का है तो CBI एनालाइज कर रहा है। कभी हमने देखा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी ये काम करता है, जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो सब ये काम करती हैं। लेकिन जितने भी करप्शन के केसेस हैं, वो भले जो भी एजेंसी एनालाइज कर रही है, सुपरविजन का पावर कौन देखेगा आपका? CVC, ठीक है। कोई भी एजेंसी हो सकती है वो, भले CBI हो, भले ED हो, भले रेवेन्यू का कोई डिपार्टमेंट हो। और अगर वो एनालाइज कर रहा है, स्मगलिंग का केस है मान लीजिए, और वो एनालाइज कर रहा है, तो CVC ये नहीं करेगी जाके कि बीच से उसका केस छीन लेगी। वो कहेगी आप करो, सुपरवाइज करने का काम, डायरेक्शन देने का काम हम करेंगे, और हम आपकी प्रोग्रेस को भी रिव्यू कर सकते हैं कि कितनी देर में आपने कितने केसेस सॉल्व किए हैं।
बस लेकिन करप्शन का केस होना चाहिए तो ही सीवीसी उसमें दिमाग लगाएगा। सीवीसी का जो एक्सक्लूसिव फोर्टे है वो है आपका करप्शन केसेस। सीबीआई का तो ऐसा नहीं है, सीबीआई तो एन नंबर ऑफ केसेस को डील कर सकता है, बैंकिंग भी देख सकता है, किसी सरकारी दफ्तर को भी देख सकता है, पर्सनल किसी के घर में जाके भी इंक्वायरी कर सकता है नहीं। तो सीबीआई के तो मैंडेट बहुत सारा है। उस सीबीआई के मैंडेट से जो सिर्फ करप्शन के केसेस हैं उसका पावर किसके पास रखा है हमने? सीवीसी के पास रखा। सुपरविजन का मतलब देख रेख का पूरा, ये खुद भी एनालाइज कर सकता है केसेस को, लेकिन और कोई एजेंसी, अगर कोई और एजेंसी एनालाइज कर रही है तो ये सुपरविजन का काम कौन करेगा? आपका सीवीसी करेगा। पहले ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर इसको हमने 2004 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। आई थिंक 2003 में हमने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। तो अब इसका करंट स्टेटस क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसकी रेकमेंडेशन पे बनी थी? संथानम कमेटी की रेकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। अभी प्रेजेंटली ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर? 2003 में इसको ये स्टेटस मिला हुआ है। किसकी रेकमेंडेशन पे बनी है? संथानम कमेटी की रेकमेंडेशन पर बनी हुई है। क्लियर? ठीक है, अब काम मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन देने का काम, सुपरविजन का काम, रिव्यू करना प्रोग्रेस का किसी भी एजेंसी का काम आपका किसका है? सीवीसी का है। कोई भी विसिल ब्लोअर क्या होता है? हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट का ही बंदा होना चाहिए वो, है ना। उसी को बोला जाता है विसिल को ब्लो कर दिया, कि मतलब मैंने इंटरनल वर्किंग देख रखी है। मान लीजिए मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है इस इंस्टीट्यूट में, और मैं आप लोगों को बता दूं, या मैं किसी प्रेस में जाके बोल दूं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो गलत हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया? विसिल ब्लो कर दी। तो अब मैं कहलाने लग जाऊँगी विसिल ब्लोअर। ठीक है, मतलब मुझे पता है इंटरनल काम कैसे हो रहा है और वो गलत हो रहा है, तो मैंने बाहर जाके उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। ठीक है, अब आइए, इसके लिए भी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं ना, विसिल ब्लोअर से रिलेटेड भी जो कंप्लेंट्स होती हैं, उसके लिए भी सीवीसी जो है वो डेजिग्नेटेड एजेंसी है। मतलब जितनी भी विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट्स जाएंगी वो भी कहाँ जाएंगी? आपकी सीवीसी में ही जाएंगी। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ। The Central Vigilance Commission is the main agency for preventing corruption in the central government. It was established in 1964 by an executive resolution of the central government. Its establishment was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption. Thus, originally the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. Later in 2003, the Parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC. In 2004, the CVC has been designated as the agency to receive and act on complaints or disclosure on any allegation of corruption or misuse of office from whistleblowers under the Public Interest Disclosure and Protection of Information Resolution, which is popularly known as Whistleblowers Resolution. The Commission is also empowered as the only designated agency to take action against complainants making motivated or vexatious complaints. जो गलत कंप्लेंट, मतलब मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कंप्लेंट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने के लिए ये ओनली डेजिग्नेटेड एजेंसी है। क्लियर? आया समझ में? अब हम देखेंगे द सीवीसी इज कंसीव्ड टू बी द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन। मतलब एपेक्स मतलब टॉप में जो काम कर रहा है विजिलेंस के एरिया में, free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. The CVC is a, अब इसमें बंदे कौन वो देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसी है। सबसे पहले तो ये है कि एक होगा इसमें चेयरपर्सन जो कि होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इसके साथ साथ नॉट मोर देन 2, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होंगे। तो जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो है, ये हो गया आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और ये हो गए आपके विजिलेंस कमिश्नर्स। ठीक है, ये आपकी कॉम्पोजिशन हो गई, ये चेयरमैन है आपका। अब इसको अपॉइंट कौन करता है? अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो आपने अभी पढ़ा कि ये जो कमीशन है आपका, ये एपेक्स विजिलेंस कमीशन है। ठीक है, अब इसमें क्या आप किसी को बुला सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए? कौन इसको अपॉइंट करेगा? इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है।
ये विजिलेंस का काम कर रहा है सेंट्रल लेवल पे वो भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। अब 3 मेंबर कमिटी में एक है आपका प्राइम मिनिस्टर, एक है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स विच इज होम मिनिस्टर, और एक है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गई आपकी प्रेसिडेंट। किस किस के रिकमेंडेशन पे करेगा, कौन सी कमिटी होगी, एक तो हो गया आपका पीएम, एक हो गया आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में। और जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर में ये होता था कि कौन नॉमिनेट करता था, तीसरे बंदे को पीएम ही नॉमिनेट करता था, यहाँ पे वो है आपका यूनियन होम मिनिस्टर। पढ़ा था ना अभी हमने इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में, कौन 3 मेंबर जो कमेटी थी वो थी पीएम, एक थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, और एक ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम ही नॉमिनेट करे। यहाँ पे वो कैबिनेट मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया यूनियन होम मिनिस्टर से। क्लियर, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। अभी तक किसी की टर्म 4 years थी, जितने भी हमने बॉडीज पढ़ी नहीं थी। एनएचआरसी की कितनी है, 3 years कर दिए, पहले 5 थी, उसके बाद 3 कर दी, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years। इसमें आपका 4 और 65 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, याद रखना। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कहीं भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसकी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर हुआ। कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर है और एक चेयरमैन है आपका, तो 3 मेंबर बॉडी होगी, ठीक है। अब चेयरमैन जो है आपका वो है जिसको बोला जाएगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और इन दोनों को बोला जाएगा विजिलेंस कमिश्नर। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर और आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। अगेन सेम ग्राउंड्स हैं, इंसॉल्वेंट, कन्विक्शन, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या फिर ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से आप किसी केस को सॉल्व कर रहे हो कि मान लीजिए आप हमारे केस ये आए कि हाँ आप मान लीजिए हमारे तरफ ये केस दे दो तो आपको इतना पैसा हम दे देंगे, तो उस गेन की वजह से अगर आप केस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या ग्राउंड्स। इसके साथ साथ अगेन प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब इसमें भी मिसबिहेवियर डिफाइंड है, जैसा यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के रिमूवल में मिसबिहेवियर डिफाइंड था, इसमें भी मिसबिहेवियर जो है वो आपका डिफाइन किया गया है। ही इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप गिल्टी कहलाए जाओगे, किसके, मिसबिहेवियर के। या फिर आप पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट और एमोल्यूमेंट अराइजिंग देयर फ्रॉम otherwise then as a member and in common with the other members in an incorporated company। मतलब आप किसी फाइनेंशियल गेन की वजह से इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उस प्रॉफिट में जो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट आया, उस अग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट आया उसको लेने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर रहे हो उस चीज़ की वजह से कि मुझे पैसे जहाँ कहाँ से ज़्यादा मिल जाएं, तो उस केस में आपको बोला जाएगा कि आप मिसबिहेवियर के गिल्टी हो। सुप्रीम कोर्ट आपका केस एनालाइज करेगा, इंक्वायर करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि आपको किया गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बोला जाता है, ठीक है। उस केस के बाद क्या करेगा, प्रेसिडेंट उसे रिमूव करेगा ही करेगा। जो भी सैलरी और अलाउंसेज होती हैं वो किसके सिमिलर होती हैं, यूपीएससी। हम जब यूपीएससी पढ़ रहे थे तब आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि लड़ाई चलती है सीवीसी और यूपीएससी के बीच में जब डिसिप्लिनरी एक्शन की बात आती है, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि यूपीएससी को कंसल्ट करना ज़रूरी है, किसको, गवर्नमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन में, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है। और सीवीसी तो है ही डिसिप्लिनरी एक्शन की अथॉरिटी, लेकिन फिर लड़ाई होती है कि सीवीसी को ज़्यादा प्रेफरेंस है या यूपीएससी को ज़्यादा है, तो उस केस में यूपीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इसलिए यूपीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये वहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, सीवीसी वर्सेस यूपीएससी। तो इसी तरह से याद रखो कि जो इनकी सैलरी कंडीशंस हैं वो आपकी चेयरमैन की किसके जैसी होंगी, सीवीसी की चेयरमैन के जैसी होंगी, और वीसी की किसके जैसी होंगी, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन हम कल पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसको, इसका एक एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट इसका ध्यान से पढ़ेंगे कल नहीं परसों।